इफ्तिखार साहब, अगर अदलिया ने 16 साल में बेटों की करप्शन और सियासतदानों की करप्शन को एक नज़र से देखा होता, वुज़राए आज़म को छुट्टी ना इस तरह कराई होती, अपनी अना में नेस्ला टावर ना गिराए होते, या फिर सो मोटो को आवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल किया होता, या एक्सटेंशन के लिए कानूनी रास्ते ना दिखाए होते, तो क्या कोई हुकूमत आज इस तरह की 27वीं तरमीम कर सकती थी? और अगर कर लेती तो क्या फिर उस तहरीक को पजीराई ना मिलती? ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर वो जो वादे किए थे वहाँ जैसी होती तो ये ज़रूरत ही ना पड़ती। आज पाकिस्तान आगे गया होता। आपने हर चीज़ में तो अपने आप को इस्तेमाल किया 184.3 को, 184.3 जो मर्जी आई आपने किया। आपने बिल्डिंगें गिरवा दी हैं। ये हमारे डेवस रोड के ऊपर एक बिल्डिंग को गिरवा दिया गया, 7 वाली बिल्डिंग को नहीं गिरवाया गया। वो फिरोजपुर रोड के ऊपर 2 बिल्डिंगें अपाजों की तरह खड़ी हैं, उनके दरो दीवार बताते हैं कि क्या फैसले हुए। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। आप सेलेक्टिव कर रहे थे इंसाफ, और सेलेक्टिव इंसाफ का नतीजा निकल गया। और मेरे दोस्त जैगम ने तो आपको नाम भी बता दिए जिन लोगों के। और एक सवाल और उठाया गया शहजाद साहब की तरफ से। शहजाद साहब, ऐसा हुआ कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक चीफ जस्टिस को बुलाया अपने साथ मुलाकात के लिए और कहा कि भाई तुम्हारे बारे में पेशावर से शिकायत आ रही हैं, क्या है। ये कह के वो मीटिंग ख़त्म होगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक़्त का चला गया। लेकिन वो उस मीटिंग की तस्वीर उस वकूए के बाद कुछ मिनटों में ही टेलीविज़न स्क्रीनों के ऊपर आ गई। सर, वो सदर पाकिस्तान भी थे। कौन लेके आया? क्यों कौन लेके आया? ये है वो आपके सवाल का जवाब। तो ये निज़ाम था। और जो वादे किए गए थे, अगर वो वादे पूरे हो जाते, मैं तब भी चीखता था कि भाई इंसाफ शुरू होगा मजिस्ट्रेट और सिविल जज की अदालत से। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपीलेट कोर्ट है, करोड़ों रुपया फीसें लेते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही जैगम ने कि एक ही चैम्बर से सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी आ गई। यानी अगर मेरा चैम्बर है तो मैंने सारे अपने जूनियर्स को हर जगह पे फिट कर दिया। तो उसका नतीजा ये निकलना था जो हुआ है। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो आप फिक्रा का है कि आज सियासत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी होगी, है बिल्कुल मौजूद सही है मौजूदा सूरत हाल में। सो फिर ये सवाल जो है कि अपोजिशन का एहतजाज, पहली बात है ये अपोजिशन एहतजाज कोई कर ही नहीं रही। दूसरा बात है क्या 27वीं तरमीम 2007 के वकला तरीके से तुग़यानी को जन्म नहीं दे सकेगी? तुग़यानी तो एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इस फिक्रे में, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आज मैंने दोनों वाक़यात को देखा जो उन्होंने मार्च करना था फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, वो मैंने देख लिया। और फिर मसला कि लोगों के मसाइल कुछ और हैं। लोगों के मसाइल हैं गुर्बत के, बेरोज़गारी के, जॉब ना होने के, सेहत की सहूलतें ना होने से, उनके मसाइल ये हैं। उनके मसाइल से ये जो जितने लोग करोड़ों रुपए ये जो फीसें लेते हैं, इनका क्या ताल्लुक है उन मसाइल से? और मेरा ये सवाल है कि किसी भी वकील ने कभी भी आवाम के किसी भी ऐसे केस को बगैर फीस के अदालत में लेके गया जब वो 184.3 जिंदा थी, जब इंसानों के आम आवाम की परेशानियों को ले जाया जा सकता था। ये सारे जो हीरो बने हुए हैं तहरीक के, क्या इन हीरोज़ ने कभी भी आवाम के मुतालबात के ऊपर अज खुद नोटिस का इस्तेमाल करते हुए वकील के तौर पे पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब लोगों के साथ ये बीत रही है। कौन सा वकील गया? किस वकील ने ये काम किया? किसी ने नहीं किया। तो अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, अवाम सारी बात को समझते हैं। और ये जो जदोजहद है, ये मैं नहीं समझता ये कोई नताइज लेके आएगी। अलबत्ता एक बात अच्छी शायद हो जाए कि इसके वजह से 28वीं तरमीम में कुछ ऐसे फैसले हो जाएं जो मेरी ख्वाहिशात के करीब, थोड़ा सा करीब हों। मेरा जो सफ़र है जो 76 साल से मैं जो कर रहा हूँ, उसमें मैं जो बददिल हो रहा हूँ, मेरी बददिली को कम करने के लिए इन लोगों के दबाव की बिना पे जो अगली तरमीम आए उसमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें हों जिस पे हम कह सकें कि अब
एक स्टेप हम जमहूरियत चलें, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आने वाले महीनों में MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम आएगी और असेंबली में मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की। MQM की जानिब से आईनी तरमीम का बिल असेंबली में पेश किया गया था। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की कि अभी इस मामले को रोक दें। MQM चाहती तो ज़्यादा वजारतें और मुरादें मांगती। हुकूमत में जाने के लिए यक निकाती बल्दियाती आईनी तरमीम बिल को सपोर्ट करने की शर्त रखी। मुस्लिम लीग नून ने हमसे इस पर मुआहिदा किया है। विफाकी वजीर का कहना था पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में हमारे बिल को कबूल करने को तैयार नहीं थी। आइंदा जो आईनी तरमीम आएगी उसमें यह बिल शामिल होगा। हमने सोचा था कि अगर ये बिल काबीना में डिस्कस नहीं हुआ तो हम इस्तीफा देंगे। दूसरी तरफ सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। शर्जील मेमन का कहना है कि 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में 27वीं तरमीम के निकात बयान किए थे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि बानी MQM के पैरोकार उन्हीं की तरह मुल्क तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है, वो हर वक्त इख्तिदार में रहना चाहते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि MQM की बातें एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। MQM की सियासत के तमाम हथकंडे खत्म हो चुके। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बल्दियाती निज़ाम को लेकर इख्तिलाफात कोई नई बात नहीं। एक जमात की सियासत के लिए फाल बल्दियाती निज़ाम नागुज़ीर है तो दूसरी जमात 17 साल से हुक्मरानी के बावजूद सूबा सिंध में निचली सतह पर इख्तियारात देना ही नहीं चाहती। कराची में भरपूर सियासी हिमायत न होने के बावजूद पीपल्स पार्टी इस शहर पर भी अपना कंट्रोल चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि MQM और पीपल्स पार्टी के इस इख्तिलाफ की कीमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कब तक अदा करता रहेगा। खित्ते में कराची जैसे पोटेंशियल रखने वाले मेट्रो शहर बल्दियाती निज़ाम के बायस कहां से कहां पहुंच गए, मगर भी बुनियादी ज़रूरियात के लिए एक फाल शहरी निज़ाम का इंतजार कर रहा है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, MQM बल्दियाती इख्तियारात की तलबगार, पीपल्स पार्टी सूबाई इख्तियारात की अलंबरदार, एक की सियासत दूसरे का खसारा। क्या कराची यूं ही इस इख्तिलाफ की कीमत अदा करता रहेगा? जैगम साहब। आयशा, आपने गोस्ट स्कूलों का तो सुन रखा है ना? जी बिल्कुल। तो MQM कुछ उस तरह की गोस्ट पार्टी है जो है भी और नहीं भी। वो क्या शराइत रखेगी और क्या धमकियां देगी, उसे जो तनख्वाह मिल रही है उस पर काम करती रहेगी। लेकिन बात तो वो ठीक कर रहे हैं, और ये बात सिर्फ कराची की नहीं है, पूरे पाकिस्तान का अलमिया है। एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट ना होने की कीमत पाकिस्तान का हर शहरी दे रहा है, पाकिस्तान का हर शहर दे रहा है, पाकिस्तान की गवर्नेंस दे रही है। इसको पाकिस्तान की हर सड़क भुगत रही है, हर स्कूल, हर अस्पताल, हर नाली भुगत रही है। देखिए, पंजाब ने जो करारदाद पेश की वो बहुत अच्छी करारदाद थी कि लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को आइन का हिस्सा बनाए। भारत में भी यही तरीका निकला था। लोकल गवर्नमेंट कोई मजबूत और रिलायबल मुस्तकिल सिस्टम बना था। 1992 में उन्होंने 2 आईनी तरमीमें की, 73 और 74। इन 2 तरमीमों के जरिए से उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को अपने आइन का हिस्सा बनाया, तो लोकल गवर्नमेंट मजबूत हुई।